नमस्कार, प्रणाम। मैं मनमीत हूँ और आप मुझे जनता फिल्म्स एंड रिपोर्टिंग के हवाले से देख और सुन पा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे होंगे, बतकही कि इस एपिसोड में हमारे अतिथि हैं फैज सर, जिन्हें आप पर बीबीसी स्कूल के संचालक के रूप में जानते और पहचानते हैं। हालांकि यह अन्याय होगा इनके साथ एक बीबीसी स्कूल के तौर पर इन्हें जानना पहचाना, क्योंकि बरौली प्रखंड अंतर्गत क्षेत्र संख्या 25 के जिला पार्षद पति भी हैं, जिसका व्यवहारिक मतलब यह होता है कि जिला पार्षद यही है। उसके बाद फलक क्रिकेट एकेडमी संस्थापक के तौर पे भी फैज सर का नाम समाज में जाना और पहचाना जाता है। तो आइए आज के इस एपिसोड में और बतकही के इस कार्यक्रम में फैज सर से जानेंगे इनकी उपलब्धियों के बारे में, उस उपलब्धि को प्राप्त करने के पीछे आने वाले तमाम चैलेंजेस के बारे में और उन चैलेंजेस से कैसे फैज सर निकल के आज यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो हमारे इस एपिसोड में, हमारे इस बतकही के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। बहुत धन्यवाद मनमीत बाबू। आप जो ये बतकही का कार्यक्रम चला रहे हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। इसलिए आपको और आपके इस चैनल को मैं अपने दिल की तमाम गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रमों से आप लोगों के बीच एक प्रेरणा देना चाहते हैं, समाज में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फैज सर से सबसे पहले तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यह जानना चाहते हैं, वर्तमान समय में फैज सर को लोग किस रूप में याद रखें? बीबीसी के संचालक के तौर पे, या फिर एक अच्छे नेता के तौर पे, या फिर क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थापक के तौर पे? मतलब वर्तमान समय में अगर फैज सर को याद करना हो तो किस रूप में देखा जाए? अभी देखिए, मैं जब जिस रूप में जिस काम के लिए जहाँ जाता हूँ, जैसे खेल के क्षेत्र में ही ले लीजिए, तो खेल के क्षेत्र में मैं जब खेल आयोजनों में जाता हूँ, खिलाड़ियों के बीच जाता हूँ, दर्शकों के बीच जाता हूँ, तो वहाँ लोग मुझे खेल के क्षेत्र में देखते हैं। तो लोगों का भी देखना सही है, समयानुसार जो है, जब मैं जिस रोल को प्ले कर रहा होता हूँ उस समय लोग मुझे उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में विधिवत आपसे बात करेंगे कि कहाँ से शिक्षा की हमने आगाज की और किस अंजाम तक आज हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले खेल के क्षेत्र में हम आपको बताना चाहेंगे। एक कहावत लोग पहले कहता था गाँव में, देहातों में, कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज के डेट में ये कहावत बिल्कुल जो है गलत साबित होता है। आज हम कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे इंसान और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। चूँकि मैं समझता हूँ कि जो नवाबी एक खिलाड़ी के पास आज के डेट में है, वो दुनिया के किसी और सेक्टर में देखने को नहीं मिलता है। चाहे धन हो, दौलत हो, रुपया हो, पैसा हो, स्वास्थ्य हो, हर तरीके से एक खिलाड़ी फिट नज़र आता है, मजबूत नज़र आता है। और शिक्षा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे इंसान। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के अंदर मानवीय संवेदना पैदा करती है, आदमियत पैदा करती है, इंसान को इंसान समझने की सलाहियत पैदा करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे इंसान और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। इसलिए बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी अवसर देना चाहिए। आप आज इतने सफल हैं, आपके साथ इतने हैंड्स काम कर रहे हैं, समाज में नए नए गतिविधियां, नए नए आयाम आप स्थापित किए हैं। जब सबसे पहले आपका बरौली में पदार्पण हुआ था तो क्या सोच के किए थे? उस समय आप इतना कुछ सोचे थे कि हम स्कूल भी चलाएंगे, क्रिकेट एसोसिएशन भी चलाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, समाज का सेवा भी करेंगे, या फिर उस समय कुछ लिमिट सोच था? देखिए, जब सरजमीन बरौली को हमने अपना कर्मभूमि बनाया और यहाँ काम करना शुरू किया, तो मैं इंग्लिश स्पोकन के क्षेत्र में अपना काम शुरू किया। बच्चों को ग्लोबल टोंग, इंग्लिश टोंग, अंग्रेजी जुबान, अंग्रेजी भाषा कैसे दी जाए, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को फील किए थे कि आज इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है और कहीं भी किसी भी प्रकार के इस ग्लोबल दौर में, इस ग्लोबलाइज्ड एरा में हम जाते हैं तो बिना इंग्लिश का जो है हमारा काम नहीं चल सकता है। किसी भी तरह के जॉब, नौकरी, सर्विस में
इंग्लिश है तो हमारा सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, हम किसी भी प्रकार के इंटरव्यू को आसानी से फेस कर लेते हैं। तो मेरा मकसद था कि छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश सीखें, क्योंकि हम लोग जब इंग्लिश स्पोकन क्लासेज चलाते थे तो उसमें एज लिमिटेशन नहीं था। जब हम पढ़ाते थे तो हमारे फादर के भी एज के, हमारे अंकल के भी एज के लोग आते थे। तो मेरा मिशन कोई स्कूल खोलना नहीं था, या बीबीसी जो टीम थी इसका कोई लक्ष्य ऐसा नहीं था, लेकिन स्पेशली जब हमारे पास हर एज के बच्चे आते थे, छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिए, एक इंग्लिश का माहौल बन गया पूरे बरौली में। तो मुझे लगा कि जब हम छोटे से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन करते हैं और छोटे से ही बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज मिल जाएगा, तो कल इंग्लिश का प्रशिक्षण लेने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए किसी इंग्लिश सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जैसे कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, तो ये आवश्यकता महसूस हुई तो स्कूल का आविष्कार हुआ। हमने स्कूल का कॉन्सेप्ट बीबीसी को दिया। बीबीसी गोपालगंज, छपरा, सिवान, अन्य कई स्टेट्स में भी चल रहा है, लेकिन बीबीसी का यह पहला स्कूल है जो बरौली में स्थापित हमने किया। इस विद्यालय को, इस विद्यालय में स्टार्टिंग में लगभग मुझे याद आ रहा है कि 19 बच्चे थे। आज 1900 से लगभग 1000 बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हमेशा हमने ये कोशिश किया कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के साथ साथ जो हमारा संस्कार है, हमारी भारतीयता है, जो हमारे देश का कल्चर है, इसको हम ले के चले साथ में। जो हमारे बिहार की संस्कृति है, यहाँ की जो भाषा है, इसको हमने कभी छोड़ने का काम नहीं किया। आपको याद होगा कि जब हम लोग स्टार्टिंग में इंग्लिश स्पोकन क्लासेस चलाते थे तो एक स्लोगन दिए थे, लव भोजपुरी, रेस्पेक्ट हिंदी एंड ऑल लैंग्वेजेस बट स्पीक इंग्लिश। यानी भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, माँ भाषा है, माई भाषा है, इसलिए हम भोजपुरी से प्यार करते हैं और करेंगे हमेशा। ये हमारे हृदय में है। रेस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेज, हम दुनिया देश की तमाम भाषाओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि देश दुनिया वसुधैव कुटुंबकम, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, पूरी दुनिया, पूरा देश हमारा एक परिवार है। इसलिए हम सबकी भाषा का सम्मान करेंगे और करते हैं। बट स्पीक इंग्लिश, मगर हम अंग्रेजी बोलते हैं, बोलवाते हैं, इसलिए कि नाउअडेज इंग्लिश इज नेसेसरी फॉर आवर एवरी रिक्वायरमेंट। इंग्लिश आवश्यकता है, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज हम देते हैं बच्चों को, इंग्लिश मीडियम में शिक्षा देते हैं। लेकिन उसका जो ओरिजिन है उस चीज़ को हम लोग छोड़ के नहीं चलते हैं, बल्कि उसको साथ लेके उसको जोड़ के चलते हैं। इंग्लिश के बारे में जैसा कि फैज सर से आप सुने कि जब सबसे पहली बार बरौली में सर आए थे तो इंग्लिश स्पोकन के लिए ही आए थे। इसके लिए भी आपको याद किया जाएगा कि बरौली में चूंकि उस समय शाह आलम सर थे और इंग्लिश के लिए उन्हीं को माना जाता था। ये और बात थी कि जब आप आए थे तो इंग्लिश स्पोकन शुरू हुई थी। हालांकि उसके पहले इंग्लिश लोग पढ़ते थे, लेकिन इंग्लिश ग्रामर चलता था। इंग्लिश के बारे में एक चीज और कहा जाता है कि इंग्लिश इज स्पोकन इन द एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और जैसा कि सर ने कहा कि लव भोजपुरी एंड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेज, तो मुझे याद आ रहा है कि कहीं मैं पढ़ रहा था, वहां लिखा था कि हिंदी संस्कार की भाषा है, भोजपुरी प्यार की भाषा है, लेकिन इंग्लिश रोजगार की भाषा है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश तो जरूरी है। और अगली कड़ी में अगर आपको याद आ रहा हो कि आपके माध्यम से या फिर आपके इंग्लिश स्पोकन कोचिंग कराने के माध्यम से कितने बच्चे पढ़े, और जो बरौली में माहौल बना था वह लगभग इंग्लिश स्पोकन का माहौल कितने लोगों के बीच में आप बनाए थे, या आज तक मिला करके? आज तक मुझे उम्मीद है कि लगभग 10,000 प्लस लोगों को इंग्लिश जुबान हमने दिया। और आज उसकी बदौलत है कि बच्चे जो विद्यार्थी थे वो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ से कोटा गए, पटना गए, दिल्ली गए, मल्टीपॉलिटन सिटीज़ में गए। तो वहाँ जाने के बाद बड़े बड़े संस्थानों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने में बच्चों को कठिनाई नहीं हुई। वो बच्चे आज भी मुझसे मिलते हैं तो
कहते हैं कि सर आपने जो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया आज उसकी देन है कि हम लोग सरवाइव कर पाए हैं। दूसरी चीज़ आपको ये मैं बताऊं कि बहुत से लोग इंग्लिश सीखने हमारे पास आए जिनको विदेश जाना था, इंटरव्यू फेस करना था। जैसे आपने अभी एक काफ़ी बेहतर शेर के माध्यम से कहा, रोजगार की बात की, अंग्रेजी रोजगार की भाषा है, तो रोजी रोटी रोजगार के मकसद से भी बहुत से लोग जो है अच्छे पोस्ट पर उनका प्रमोशन नहीं हो पाता था विदेशों में, फॉरेन में, लेकिन आज उनका प्रमोशन हुआ, इंग्लिश सीख के गए, आज उनका सैलरी जो है बेहतर से बेहतर हो गया। हम लोगों का मकसद हमेशा रहा, जब से हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो या स्कूलिंग की बात हो, तो हम लोग ये लेके चले हैं कि समाज के अंतिम पायदान पे रह रहे व्यक्ति को भी शिक्षा दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने ओपन अनाउंसमेंट कर दिया और आज भी आपके इस चैनल के माध्यम से, बतकही कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये आह्वान कर रहा हूँ, ये संदेश दे रहा हूँ कि जो भी गरीब बच्चे हैं, कमजोर तबके के बच्चे हैं, जो पैसे के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, उन दिनों भी जब केवल स्पोकन क्लासेस चलते थे, स्कूल्स नहीं थे हमारे कहीं भी, तो उस समय भी हम लोग गरीब बच्चों को मुफ्त में स्पोकन कराते थे, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते थे। कॉपी नहीं था, किताब नहीं था, पेन नहीं था, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने तरफ से देने का काम करते थे। और आज आप देखिए हमारे विद्यालय में 1000 बच्चे पढ़ते हैं और मुझे लगता है कि लगभग 200 वैसे बच्चे हैं जो बिल्कुल बेसहारा हैं, किसी की माँ नहीं है, किसी के पिताजी नहीं, किसी का कोई नहीं है दोनों में से। वैसे बच्चों को हमने अपनाया है और अपनाकर उनका कपड़ा, किताब, कॉपी, पेंसिल, कलम, जो भी उनकी नीड्स, आवश्यकता, उन सारी चीज़ों को आदमी देता है और आज एक बेहतर माहौल में उनको शिक्षित करने का काम कर रहा है। और आने वाले समय में भी हमारी यही कोशिश है कि जहाँ एक VIP पेरेंट्स के बच्चे पढ़कर एजुकेशन लेते हैं, वहीं जो है गरीब व्यक्ति का भी बच्चा जो है शिक्षा इसी माहौल में ग्रहण करता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं समाज को के कमजोर, निचले तबके, निचले पायदान पर जी रहे बच्चों को भी अवसर देते हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ कि वैसे जो बच्चे हैं, जो नीडी हैं और उनकी लालसा, श्रद्धा है कि नहीं हम BBC स्कूल में ही पढ़े, इस जोश और जज्बा, इस श्रद्धा के साथ अगर वो आता है तो निश्चित मैं उसका दाखिला फ्री में लूँगा और उसको फ्री शिक्षा और उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको मुफ्त में देने का काम करूँगा। आज यही मैं काम करता हूँ शिक्षा का, कि लोगों की दुआएं मिलती है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, जिसके बदौलत आज हमारे साथ लगभग 50-100 के संख्या में लोग यहाँ पर एम्प्लॉय, कर्मचारी, शिक्षक, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं। उनका रोजी रोटी चल रहा है, उनका रोजगार चल रहा है, उनका परिवार चल रहा है, ये सब लोगों की दुआओं का असर। इसके अगली कड़ी में फैज सर से हम लोग ये जानेंगे कि जब आप स्पोकन का कोचिंग शुरू किए, BBC का भी आविष्कार हो गया, BBC आपका नियत समय पर चलने लगा, उसके बाद से महिलाओं के क्षेत्र में क्रिकेट जैसे खेल को बरौली में स्थापित करने के लिए मतलब क्या, मैंने कैसे सोच के यह चीज़ शुरू की है? आज से विगत 10 वर्ष पहले हमने जो है एक सोच के तहत जो है, एक प्लानिंग, एक योजना के तहत जो है हमने इस महिला क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की थी। हमने देखा, मैं जब बरौली के कर्म भूमि पर काम करना शुरू किया तो देखा कि यहाँ की मिट्टी जो है कला के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी दिख रहा था जब बिल्कुल ये सब गैप नजर आ रहा था, मतलब मृत स्थिति में जा रहा था। उस समय उसमें सांस और जान डालने के लिए हमने एक छोटी सी कोशिश की, जिस कोशिश का नाम फलक महिला क्रिकेट एकेडमी है। हमने देखा कि दूर दराज की लड़कियां आती थी, यहाँ बड़े बड़े फुटबॉल के आयोजन होते थे, महिला फुटबॉलर्स भी आती थी, खेलती थी, शील्ड कप लेके चली जाती थी,
यहाँ का कोई खिलाड़ी नहीं होता था, खास करके महिला के क्षेत्र में। इसलिए हमने कहा कि एक ऐसा काम किया जाए जो जिले में नहीं हो, जिले के लिए अनोखा हो। तो हमने महिलाओं को क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय खेल से जोड़ने का काम किया, ग्लोबलाइज्ड करने का काम, ग्लोबल बनाने का काम किया। इसलिए हमने महिला क्रिकेट की स्थापना की। आज जो है इस क्रिकेट एकेडमी की लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा लड़कियां, निवेदिता भारती हो गई, प्रियंका हो गई, सोनी सिंह हो गई, रोजी कुमारी हो गई, ममता पटेल हो गई, इस तरह की अनेकों खिलाड़ियां जो है बिहार टीम में क्रिकेट का जलवा बिखेर रही हैं, बल्ले से अपने जीवन की पारी खेल रही हैं। और सब जो है आर्थिक रूप से, फिजिकली सारी बच्चियां आज स्ट्रांग हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक जो प्रयास किया गया था एक दिन, उन दिनों अखबारों में खबर छपती थी कि एक दिन यह क्रिकेट एकेडमी मील का पत्थर साबित होगा। वास्तव में आज यह मील का पत्थर साबित हुआ। क्रिकेट के क्षेत्र में जब उनका सिलेक्शन होता है ओपन ट्रायल के माध्यम से पटना, जब पाइप प्लेन उनको उड़ने का मौका मिलता है दूसरे राज्यों में क्रिकेट खेलने के लिए, तो निश्चित बरौली वासियों का, यहाँ के एक एक नागरिक, एक एक जनता का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे समाज की, हमारे घर की ये बेटियां आज कहाँ से कहाँ जा रही है। कहा जाता है कि जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, आपने इस प्लेटफॉर्म को देकर इन्हें अनमोल कर दिया। तो आज हम प्लेटफॉर्म बच्चों को दें तो यहाँ के बच्चों को मैं समझता हूँ कि हमारे सुदूर देहात जो बरौली प्रखंड गंडक के गर्व विभाग के बहुत नज़दीक है, जहाँ हमेशा बाढ़ प्रभावित करता है, इस सुदूर देहात दियारे साइड के बच्चे बच्चियाँ अगर बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाए तो हर एक क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। तो क्रिकेट के क्षेत्र में आज बरौली पूरे जिले ही नहीं पूरे बिहार में जाना जाता है कि बरौली फलक क्रिकेट एकेडमी की बच्चियाँ जो है बहुत ही अनुशासित रूप से क्रिकेट में अपना एक जगह बनाई है। रही बात क्रिकेट के अलावा, तो हमने एक और काम किया जो जिले में बड़ी ही ऐतिहासिक काम हुआ और आज इस क्षेत्र में भी रिवोल्यूशन हो गई है। आपको जानकर हैरत अंगेज होगा कि एक मार्शल आर्ट का गेम है जिसको ताइक्वांडो हम कहते हैं। हमारे मित्र हैं कमल जी, कमल पटेल, जो जिला के सेक्रेटरी इस ताइक्वांडो एसोसिएशन के, बिल्कुल डेड स्थिति में आ गया था। हमारी बात हुई, हमने कहा कि अरे भाई इतना बड़ा गेम है बच्चों को फिट रखने के लिए, बच्चों को बड़े पैमाने पर खेलने के लिए, और खेल कोटा से बच्चों को नौकरी भी हो सकती है। मार्शल आर्ट एक रजिस्टर्ड गेम है। तो उन्होंने कहा कि सर कैसे शुरू करें, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जहाँ से शुरू किया जाए। हमने कहा कि चलिए आप हमारे विद्यालय बीबीसी स्कूल से ही इस गेम की शुरुआत कीजिए। तो लगभग इस गेम को भी हम लोग 7-8 साल पहले शुरू किए और कमल जी आए, बच्चों को ट्रेनिंग दिए। आज यही नतीजा है कि आज बीबीसी विद्यालय के बच्चे, निहाल सिंह जो नेशनल लेवल पर जाके ताइक्वांडो खेला, इसके अलावा कई नेशनल लेवल के गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल बच्चों ने अपने नाम किया है। कई बच्चों को खेल मंत्रालय के तरफ से, बिहार सरकार के तरफ से 10-10, 20-20 हज़ार की राशि से भी नवाजा गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि जहाँ एक शिक्षित समाज हो वहाँ बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए खेल का भी वातावरण बनाना बहुत आवश्यक है। तो आज खेल के क्षेत्र में बच्चे खेल कोटा के आधार से बड़े अच्छे अच्छे संस्थानों में शिक्षा में भी उनको विशेष छूट मिल रहा है और सरकार के द्वारा भी विशेष सम्मान मिल रहा है। आने वाले समय में इनको नौकरियां भी मिलने जा रही है। चूँकि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो समय अनुसार आज इन बच्चों के पास जो अचीवमेंट्स हैं, जो अवार्ड्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं उनका मुस्तकबिल, उनका कैरियर, उनका भविष्य जो है स्थापित होते जा रहा है। ओझा जी, आप आज इतने सफल हैं, आपके साथ इतने हैंड्स काम कर रहे हैं, समाज में नए नए गतिविधियां, नए नए आयाम आप स्थापित किए हैं
हो ना हो और कोई कहे या ना कहे, लेकिन बरौली आपके फलक क्रिकेट एसोसिएशन के लिए ऋणी जरूर रहेगा, क्योंकि क्रिकेट होता था, खेल होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे होते थे, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ करना, महिलाओं के लिए क्रिकेट एसोसिएशन बनाना या फिर महिलाओं को उस एसोसिएशन के माध्यम से बिहार लेवल, राज्य लेवल और राष्ट्र लेवल पर खेलने के लिए प्रोत्साहित करना अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके लिए हम अपने तरफ से तो आपको बधाई जरूर देते हैं। सर जब बरौली में आए, स्पोकन शुरू किए, बीबीसी स्कूल हुआ, फिर फलक क्रिकेट एकेडमी हुआ, लेकिन आज आप एक बतौर नेता भी जाने जाते हैं। तो प्रमाण ये है कि आप चुनाव जीते हुए नेता हैं। तो फिर इस प्रोफेशन से चुनावी क्षेत्र में या फिर राजनीति में आने का क्या कारण रहा? देखिए, आज पूरे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था, इसमें कहीं ना कहीं अच्छे लोगों की आवश्यकता है। जब तक अच्छे लोग, समाज के जिम्मेवार लोग इस क्षेत्र में नहीं आएंगे, तब तक समाज के निचले पायदान पर रह रहे लोगों को उसका सीधा लाभ नहीं मिल पाएगा। समाज की जनता जो है हमेशा पीड़ित और शोषित होते रहे। इसलिए हमने देखा कि नहीं, आज शिक्षित लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में आके जनता का जनप्रतिनिधि बन के जनता का नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए हमको ये लगा यहाँ के परिदृश्य को देखते हुए कि नहीं, आज शिक्षित व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की आवश्यकता है। नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो पार्लियामेंट के सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। अचानक नेहरू जी का पैर लड़खड़ा गया। जैसे नेहरू जी गिरने ही वाले थे कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर पीछे से नेहरू जी को सहारा दिए और गिरने से बचा ली। बाद में नेहरू जी ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को बुलाया, कहा कि दिनकर आज तुम नहीं होता तो देश का प्रधानमंत्री गिर जाता पार्लियामेंट के सीढ़ियों पर, और कल देश और दुनिया के अखबारों में ये सुर्खियां बन जाती कि भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी पार्लियामेंट के सीढ़ियों पर गिर गए। उस समय मनमीत जी, आपको बताऊं, नेहरू जी को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या जवाब दिया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि जब जब हिंदुस्तान की राजनीति लड़खड़ाती है, जब जब हिंदुस्तान का राजनीति डगमगाता है, तब तब इस देश का साहित्यकार, कवि, कलम का सिपाही, एक शिक्षक उसे सहारा देने का काम करता है। तो हमने देखा कि भाई क्षेत्र संख्या 25 हो, देश की व्यवस्था आज लड़खड़ा रही है, राजनीतिक व्यवस्था, तो इसे सहारा देने के लिए आज हमारे जैसे अनेकों लोगों को सामने आने की आवश्यकता हुई, जिसका नतीजा हुआ कि मैं आया, लोगों के बीच गया, डोर टू डोर। जैसे गांधी जी आंदोलन करने के लिए चंपारण में आए, चंपारण जैसे सुदूर देहात में आके लोगों को, किसानों को आंदोलित करने का काम किए, अंग्रेजों के खिलाफ जगाने का काम किए। ठीक उसी तरह से गांव, झुग्गी झोपड़ी, गरीबों के बीच, शोषितों के बीच, पीड़ितों के बीच हम जाने का काम किए। जाकर लोगों से मैंने अपनी बात कही, और आज जिसका नतीजा है कि यहाँ की जनता ने जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, आज उसकी बदौलत है कि आज लगभग 1 साल 1 वर्ष होने जा रहे हैं जिला पार्षद प्रतिनिधि बने होने के रूप में। आज लगभग 2 काम कंप्लीट हो चुका है। काहला पंचायत में एक पीसीसी हमने दे दिया। एक आज़ादी के बाद से आज तक जो है रास्ता नहीं था जो काहला पंचायत को सुबहानी टोला होते हुए नवादा पंचायत को जोड़ती है, उसको हमने मिट्टीकरण ईटीकरण करा के नवादा सीमान को जोड़ने का काम किया है। और साथ ही 2 काम जो है और होने जा रहा है। एक मुगल विरैछा पंचायत में पीसीसी बनने जा रहा है, एक और पीसीसी जो है काहला पंचायत में ही निर्माण होने जा रहा है। 2-3 दिन के भीतर ये काम पूरा कर लिया जाएगा। और एक और बरौली नगर को ऐतिहासिक गिफ्ट मैं करने जा रहा हूँ। आज यहाँ पर
किसी भी मिडिल क्लास के व्यक्ति के घर शादी विवाह होता है तो वो कहीं ना कहीं बड़े मैरिज हॉल में जाके मोटी रकम देने का काम करते हैं। लेकिन आज जिला परिषद बनने के बाद अपने अनुशंसा से मैं एक बड़ा सा G+1 मैप का एक बेहतरीन जो है थाना मोड़ के बगल में मवेशी अस्पताल के पास जो है काफ़ी बेहतरीन मॉडल मैरिज हॉल बनवाने जा रहा हूं। इसका भी काम 9 वर्ष पर शुरू हो जाएगा। फैज सर, आप राजनीति में हैं, तो अभी बरौली के लोग या फिर कई ऐसे लोग हैं जिनके आप इंस्पिरेशन हैं, तो फैज सर अपने आप को राजनीति में आगे कहां तक देखेंगे? मैं तो जनता का प्रतिनिधि हूँ, जन के समस्याओं का सुनना मेरा काम है। आप हमारे पास बैठे थे, आपने देखा कि अनेकों लोग आए, सारे लोगों की समस्याओं का मैं समाधान कर रहा था। ऐसा कोई मेरे अंदर पागलपन नहीं है कि मुझे एमएलए बन जाना है, मुझे एमपी बन जाना है। चूँकि किसी के चाहने से, किसी के पागल हो जाने से कोई व्यक्ति एमपी एमएलए नहीं बनता है, मुख्यमंत्री नहीं बनता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, मंत्री नहीं बनता है। बल्कि जनता जिसको चाहती है, जनता मालिक, ये जनता तय करेगी, यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता मालिक तय करेंगे, यहाँ की देवतुल्य जनता ये तय करेगी कि मुझे फैज अहमद को कहाँ ले जाना। वो जहाँ चाहेगी, यहाँ की सम्मानित जनता, हमारे मतदाता मालिक, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ मैं जाऊँगा। अगर आपकी इच्छा यहाँ है, हम यहाँ से सेवा करेंगे आपकी इच्छा होगी कहीं और जाकर सेवा करें। तो जहाँ जनता जिसको चाहती है, जनता है, सब जानती है किसको कहाँ ले जाना है और किसको कहाँ से कहाँ लाना है। ये सारी चीज़ जनता के हाथों में है। इसलिए मेरा कोई हवस नहीं है कि मुझे एमएलए ही बनना है, मुझे एमपी ही बनना है, मुझे मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही बनना है। नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। लेकिन ये मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से, बतकही कार्यक्रम के माध्यम से ओझा जी, मैं सम्मानित जनता को बताना चाहता हूँ कि जब तक मेरी सांस रहेगी, जब तक जिस्म में लहू का एक कतरा भी रहेगा, तब तक मैं समाज के वंचित, शोषित, पीड़ितों की आवाज़ बन उनकी लड़ाई लड़ने का काम करूँगा, उनकी सेवा करने का काम करूँगा। क्योंकि सेवा ही धर्म, और मैं इस सेवा को ही इबादत समझ के, पूजा समझ के इस काम को करता हूँ। जनता के बीच जाता हूँ, जनता का सेवक बन के काम करता हूँ। हम लोग इस वीडियो को अब अंत करेंगे, लेकिन अंत करने से पहले दो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। फैज सर का किसी पार्टी से भी संबंध है कि नहीं? अभी के डेट में जी देखिए, मैं जनता दल यूनाइटेड का युवा का जिला संयोजक रहा, बाद में पार्टी का मूल संगठन का जिला का प्रवक्ता रहा। अपने जिम्मेवारियों का निर्वाह हमने पार्टी के बैनर तले किया और उसके बाद पार्टी का बरौली विधानसभा से राज्य परिषद का सदस्य भी मैं रहा। आज भी मैं पार्टी का एक क्रियाशील सदस्य हूँ। फैज सर चूंकि जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं, बीबीसी के संचालक भी हैं, क्रिकेट एकेडमी भी है और ताइक्वांडो, जैसा कि आप सर से सुने, उसके भी पहल पे यहाँ काम हो रही है और उससे भी बेहतर लोग जा रहे हैं। अगर फैज सर से लोग जुड़ना चाहें तो किस रूप में जुड़ेंगे? जिन रूप में आपने कहा, ये जितने रूप की चर्चा की है, जो जिस सेक्टर से जुड़ना चाहता है उस तरह से कई रूप हैं। हर रूप में लोग आके जुड़ सकते हैं। हर रूप में मैं लोगों के लिए 24 घंटा हाजिर। बावजूद इसके मैं कहना यह चाहता था कि जैसे बीबीसी के तरफ से समाज के लिए, आपके जनता के लिए, बरौली नगर के लिए आगे क्या अवसर, मतलब हमारे इस कार्यक्रम के तरफ से क्या देंगे बीबीसी की तरफ से? बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस सवाल को पूछने के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी एक स्पेशल शुरुआत करने चाह रहा हूँ बीबीसी के बैनर तले। वो शुरुआत ये है कि हमारे यहाँ के कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं, जिनको मैं यहाँ मुफ्त में पढ़ा रहा हूँ, या जो बच्चे फीस दे के पढ़ रहे हैं,
या और भी जो बच्चे हमारे ज़िले के किसी भी प्रखंड के हों, ज़िले से बाहर के बच्चे हों, उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार जो है इस स्कूल को कंपटीशन व्यूज से भी हम काम करने जा रहे हैं। अभी तक क्लास 10 तक हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाते थे, आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे नवोदय हो गया, सैनिक हो गया, आरके मिशन हो गया, आरके मिशन में अभी तक मैं समझता हूँ जिला का कोई स्कूल नहीं है जो कोई रिजल्ट देता हो। हमने भी शुरुआत इसकी अभी कल से की है। कल से जो है रेजिडेंशियल आवासीय सुविधा हमने दिया है बीबीसी में, जिसमें वैसे बच्चे जो नवोदय, सैनिक, आरके मिशन, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नेतरहाट हो गया, आपको BHU हो गया, सिमुलतला हो गया, इस तरह के बड़े संस्थानों में जो बच्चे जाना चाहते हैं, जिनके पेरेंट्स इस सपना को देखते हैं, उनके सपना को पूरा करने के लिए हम स्पेशल टीम बनाए हैं। स्पेशल उसके टीचर्स आए हैं जो उसके एक्सपर्ट हैं और वो काम करना शुरू कर दिए हैं। तो मैं बीबीसी के माध्यम से जो है अपने समाज के लोगों को या एक अवसर देना चाह रहे हैं कि इस अवसर का आप लाभ उठाएं आपके चैनल के माध्यम से, और नवोदय, सैनिक, सिमुलतला, आरके मिशन जैसे बड़े विद्यालयों में आप अपने बच्चे को भेजें जहां उनका कैरियर जो है फिक्स हो जाता है। मिलिट्री स्कूल, इन सारे जगहों के विशेष प्रिपरेशन का कार्यक्रम चल रहा है। ये पूरा विश्वास है कि अगर लोगों का सहयोग मिला, मदद मिला, तो आज तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन पूरा 1 साल बाद आप आने मजबूर हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि बीबीसी के सुपर 30 के बच्चों ने जो है 30 में 30 रिजल्ट दे दिया, टॉप 10 के बच्चों में 10 में 10 बच्चों ने रिजल्ट दे दिया। तो इस तरह का हम लोग कॉन्सेप्ट बना के बच्चों के ऊपर कल से काम शुरू किए हैं। अंत करेंगे इस वीडियो के और फैज सर से जानना चाहेंगे, बतौर जिला परिषद प्रतिनिधि, बतौर बीबीसी स्कूल के संस्थापक, अपने जनता से, अपने लोगों से, अपने चाहने वाले हर एक लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। जो रखते हैं हौसला आसमां छूने का, उन्हें नहीं होती परवाह जमाने की। मैं अपने जितने भी हमारे चाहने वाले लोग हैं और जितनी भी हमारी सम्मानित जनता है, हमारे अभिभावक हैं, समाज के हर तबके से मैं यही अपील करूंगा कि अपना आशीर्वाद, प्यार, अपनी चाहत, अपने स्नेह को ऐसे ही बरकरार रखें। मुझे आप हिम्मत दें, आप मेरी हिम्मत है, साहस है, आप ही के हौसला अफजाई से, आप ही के प्यार, सद्भाव, प्रेम से मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब का श्रेय आप ही को जाता है। इसलिए आप अपना आशीर्वाद, स्नेह, प्यार बरकरार रखें, अपनी चाहतों को हमेशा देते रहें ताकि हम समाज के लिए और आपके लिए बेहतर करते रहें। ये थे फैज सर, और आप बतकही का यह एपिसोड देख रहे थे। सर से बातचीत के क्रम में अगर फैज सर के जीवन काल के बारे में मुझे कुछ कहना हो तो एक बड़े ही बेहतरीन शायर थे, हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है। उनके लड़के हैं सतलज राहत, मेरे प्रिय मित्र हैं। उनका एक शेर है कि खुली तलवार है, बंदूक है, बम है, हम हैं। खुली तलवार है, बंदूक है, बम है, हम हैं। ना आपसे ज्यादा है, ना आपसे कम है, ये हम हैं। ना हिज्र का खौफ है, ना मौत का डर है हमको। ना हिज्र का खौफ है, ना मौत का डर है हमको। ले आओ जितने सितम हैं, ये हम हैं। तो ये थे फैज सर, और आप देख रहे थे बच्चों।